नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज लेके आया हूँ इमेज बेस्ड MCQ, जो कि नॉर्सेट एग्ज़ाम्स के अंदर और जितने भी नर्सिंग ऑफिसर का पेपर होने वाले हैं उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेजेस जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। काफ़ी सारा वेटेज कभी कभी क्या होता है इमेज बेस्ड MCQ का आ जाता है, जिसमें हमको क्या है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद में कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, कुछ प्रोसीजर इमेज, कुछ इंस्ट्रूमेंट की इमेजेस ऐसी होती हैं जो कि हमसे छूट जाती है और हम क्वेश्चन को कर नहीं सकते हैं। ये इमेजेस के नाम आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोसीजर के नाम आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका एक भी मार्क जो है गलत ना हो। ठीक है, इन क्लासेस को हम डिफरेंट पार्ट्स में हम लाने वाले हैं। आज मैं आप सभी के सामने 50 इमेजेस लेके आऊँगा और लगातार तौर पर मैं आपके लिए इमेजेस MCQ लाता रहूँगा। कुछ इमेजेस की क्लासेस मैंने पहले भी ले रखी है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाकर प्लीज़ देखिएगा और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। पिछले नॉर्सेट में जो हमने इमेजेस बताए थे उसमें से काफ़ी सारी इमेजेस जो है एग्ज़ाम के अंदर आई है, जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की पहली इमेज के बारे में। जो पहली इमेज है आज की, ये आपके सामने दी गई है। दोस्तों, ये जो इमेज है इसको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या ये ET ट्यूब है, ओरोट्रैकियल एयरवे है, विलियम एयरवे है या फिर गुडेल एयरवे है? इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है, तो मैं आप सभी को बता दूं इसका आंसर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है आपका गुडेल एयरवे होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। विलियम एयरवे, ओरोट्रैकियल एयरवे, ET ट्यूब, ये सभी आपके आगे आने वाली इमेज में आपको नज़र आ जाएगी। फिलहाल आप देखिए ये जो है कौन सा एयरवे है, गुडेल एयरवे है, जो कि काफ़ी डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो गुडेल एयरवे है इसका मतलब क्या है। तो गुडेल एयरवे आपके सामने दिया गया है, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर सभी पार्ट्स जो है और सभी जो इमेजेस हैं डिफरेंट कलर्स की वो आपको दी गई है। सबसे पहला काम क्या होता है इसका, ये मेंटेन करता है ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स की जो एयरवे है उसको मेंटेन करता है। तो ओरल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू जो है आप एयरवे प्रोवाइड करा सकते हैं किसी भी पेशेंट को, और एनाटॉमिकली क्या कर सकते हैं, ये करेक्ट डिज़ाइन में बना हुआ होता है हर एज के अनुसार। ठीक है, इसकी लेंथ भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये कॉलैप्स को रजिस्ट करता है और एंटाटोमेटिक सॉफ्ट राउंड एज का हो जाता है, ताकि जिससे आपकी किसी प्रकार की कोई ट्रॉमेटिक ना हो, इंजरी ना हो। स्मूथ होता है, इनर और आउटर सरफेस दोनों स्मूथ होती है इसकी, और बाइट को ब्लॉक करता है। ठीक है, सक्शन कैथेटर को बाइट ना करे पेशेंट, उससे भी रोकता है। ये फ्लेक्सिबल है और डेंटल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है, और स्टेराइल और क्लीन पीक बल्क पैकेजिंग जो है इसके अंदर मौजूद होती है, और डिफरेंट कलर कोड के अनुसार ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कलर कोड के बारे में। तो ये आपके सामने कलर कोडिंग दी गई है और लेंथ भी दी गई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। लेंथ की बात की जाए तो 3 सेंटीमीटर में ट्रांसपेरेंट कलर का आपको गुडेल एयरवे दिखाई देगा, 4 सेंटीमीटर में लाइट ग्रीन, 5 सेंटीमीटर में ब्लू, 6 सेंटीमीटर में ब्लैक, 7 सेंटीमीटर में वाइट और 8 सेंटीमीटर में ग्रीन। येलो कलर का गुडेल एयरवे आपको 9 सेंटीमीटर दिखाई देगा, और रेड कलर का 10 सेंटीमीटर और ऑरेंज कलर का 11 सेंटीमीटर में दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने गुडेल एयरवे को अच्छी तरह से पढ़ा। अब दोस्तों बात करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट, इंट्यूबेटिंग ओरल एयरवेज कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है आपका ओरल इंट्यूबेशन एयरवे होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं बाइटिंग से, लंग को टंग कंट्रोल करते हैं, और हर प्रकार की जो मिडलाइन अप्रोच है उससे फ़ायदा देते हैं। ये होता है आपका ओवेसियन एयरवे, ओवेसिपियन एयरवे, जिसकी मैक्सिमम साइज जो है 9 mm रहती है। ठीक है, और ये होता है आपका विलियम एयरवे, और ये होता है बारमान एयरवे। तीनों ही एयरवे के बारे में भी आपको जानकारी इसमें दी गई है, इसके साइज़ के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि दिस फोटोग्राफ इज यूज्ड इन। ये जो फोटोग्राफ आपको दी गई है, ये फ़ोटोग्राफ किस काम में आती है? क्या ये फ़ोटोग्राफ सक्शन को रिमूव करने के लिए काम में आती है? क्या ये यूरिन को ड्रेंच करने के काम में आती है? क्या या फिर ये एम्बोलिज्म को ट्रीट करने काम आती है? या फिर ये स्टोमक के अंदर जो इरिगेशन करते हैं स्टोमक से उसके काम आती है? तो सबसे पहले आपको इसका आंसर जानना होगा कि इसका आंसर है क्या। तो ये इमेज जो आपको दी गई है, इसका जो है कार्य है कि एम्बोलिज्म, जो एम्बोलिज्म बनते हैं आपके ब्लड के एम्बोलिज्म तो थक्के बन जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए काम में आता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं
आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता लग ही गया होगा ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों इसको कहते हैं कोलोस्टोमी बैग। कोलोस्टोमी एग्रीगेशन कोलोस्टोमी बैग का कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इमेज है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इसके अंदर पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की। आइडेंटिफाई द इमेज, ये इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए। तो दोस्तों इसका नाम है लेरेंगोस्कोप। ये जो है चिल्ड्रन के अंदर होता है और अडल्ट के अंदर अलग अलग आता है। ठीक है, लेरेंगोस्कोप होता है जिससे आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं लेरिंग्स का। ठीक है, एक मिलर आता है, एक मैकेंटोस ब्लेड आती है और एक मिलर ब्लेड आती है। मिलर ब्लेड जो है आपके चिल्ड्रन के अंदर काम आती है और मैकेंटोस ब्लेड जो होती है आपकी एडल्ट के अंदर काम आती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, ये आपका फीटोस्कोप है। ठीक है, फीटल की हार्ट टोन्स को सुनने के लिए, फीटल की हार्ट रेट को सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, महिला को लेपोल्ड मैनिवेयर के अंदर भी यूज किया जाता है ये, और ऑस्कल्टेशन करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन कब मुश्किल हो सकता है इससे, जब मदर ओवरवेट हो या प्लेसेंटा जो है यूट्रस के फ्रंट में आ गई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज है ये किस चीज़ की इमेज है, ये आपको दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मैगल्स फोर्सेप। क्या बोलते हैं, मैगल्स फोर्सेप कहते हैं इसको। आगे से राउंड होती है और इस तरीके के डिज़ाइन इसका देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें मैगल फोर्सेप के बारे में कि ये जो है आपके ट्रेकियल ट्यूब को गाइड करने के लिए काम आती है लेरिंग्स के अंदर। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को इसोफेगस के अंदर डायरेक्ट विजन के लिए काम आती है, और फेरेंगियल पैक्स जो आप लगाते हैं फेरिंग्स के लिए तो उसके अंदर भी काम आती है, और फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करने के लिए भी काम आती है। और ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, व्यू को बेटर करता है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि नॉट बेंड द एल्बो पिकिंग द फॉरेन बॉडीज़। जब भी आप फॉरेन बॉडीज़ को पिक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज की, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए, ये इमेज किस चीज़ की है। तो आप देख रहे हैं कि ये इमेज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई ट्यूब जो है डाली जा रही है मुंह के अंदर। तो ये ट्यूब कौन सी है, तो दोस्तों सभी को पता ही होगा, इस ट्यूब का नाम है ईटी ट्यूब, यानी एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो कि ट्रैकिया के अंदर डाली जा रही है। अलग अलग साइजेस की आती है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये इमेज किसकी है। तो ये जो इमेज है ये क्या है, लेरेंगियल मास्क एयरवे। क्या है, लेरेंगियल मास्क एयरवे इसको कहा जाता है। काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न इसका पूछा गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इमेज की, ये प्रोसीजर क्या हो रहा है, इस प्रोसीजर में क्या किया जा रहा है ये आप बताइए। इसके अंदर एक पेशेंट बैठा हुआ है और उसके सामने एक स्टैंड लगा हुआ है जिसमें फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन है और क्लैंप लगाया हुआ है, ट्रांसड्यूसर सेट है, डिस्पोजल ट्यूबिंग है और ड्रेन का बैग है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है इसका कि इसके अंदर क्या हो रहा है, पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है, जिसके अंदर पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को जो है बाहर निकाला जा रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम, इंडिकेशन क्या होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के और हीमोडायलिसिस के। हीम मतलब ब्लड, अगर इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाला जाए बॉडी से उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी से पेरिटोनियल फ्लूइड को बाहर निकाला जाए तो उसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस जो है क्लिनिकली बात की जाए तो फ्लूइड ओवरलोड नॉट रेस्पॉन्डिंग टू डायरेक्ट, अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड का ओवरलोड हो रहा है और डायरेक्ट की सहायता से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आप हीमोडायलिसिस करेंगे। और यूरेमिक कन्वर्जन आपके हो रहे हैं, और साथ में बात की जाए इसके अंदर डिस्निया, वॉमिटिंग और रेस्टलेसनेस पेशेंट को हो रहा है तब आपको करना चाहिए। साथ में साइन ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन है तब भी। और बायोकेमिकल की बात की जाए तो एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर की कंडीशन में आप हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो ये एक प्रकार से हीमोडायलिसिस की तरह ही होता है। व्हेन हीमोडायलिसिस इज़ नॉट पॉसिबल, जब हीमोडायलिसिस पॉसिबल नहीं हो पाता, जैसे कि बात की जाए वस्कुलर एसिस कंडीशन में जब वेसल्स आपकी नहीं मिलती है, या फिर बात की जाए स्मॉल चिल्ड्रन है, हाइपोटेंशन है, अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी स्टेटस है, पेशेंट की विलिंगनेस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है डायलिसिस कराने के लिए, तो आप पेरिटोनियल डायलिसिस आप करा सकते हैं घर में ही। चलिए अब हम बात करते हैं ये प्रोसीजर क्या है आपके सामने। तो देखिए इसके अंदर एक पेशेंट है, वो क्या है, बिल्कुल लेटा हुआ है, और एक फीमेल है जो इसके जा को ऊपर की तरफ मूव कर रही है और नीचे फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करके नीचे की तरफ करके जा रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो पेशेंट है
इसके अंदर पेशेंट जो है इसकी एयरवे को क्या कराया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, एक होता है आपका हेड चिन लिफ्ट मैनेवर, एक होता है जॉ थ्रस्ट मैनेवर। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसका चिन है इसको ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर, यानी कि हेड को टिल्ट किया जाए और चिन को लिफ्ट किया जाए, उसको कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर, जो कि एयरवे को ओपन करने के लिए काम में आता है नॉन ब्रेथ सेंसिटिव पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड जो है, इसके अंदर आप नेक को स्ट्रेच करेंगे मसल्स को और लिफ्ट करेंगे टंग को, पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल को एपिग्लोटिस को अवे करेंगे और इनलेट को देखेंगे। ये जो मेथड है बेसिकली बात की जाए तो नेक इंजरी पेशेंट के अंदर आप इसको नहीं करते हैं, नॉर्मली पेशेंट के अंदर आप इसको करते हैं। नेक वाले पेशेंट जो होते हैं इंजरी वाले, उनके लिए आप जॉ थ्रस्ट मैनेवर इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे पेशेंट जो हाइपोक्सिक है, जिनके एयरवे को ब्लॉकेज है, तो उसको ओपन करने के लिए आप मेनली ये जो है मैनेवर करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जॉ थ्रस्ट मैनेवर की। ऐसे पेशेंट जिनके नेक में इंजरी है, हेड के अंदर इंजरी हो चुकी है, तो उसके हेड को, उसके नेक को कम से कम आप क्या करते हैं, छेड़ते हैं और इस जॉ थ्रस्ट मैनेवर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये टेक्निक है जिसके अंदर आप जॉ को नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ टिल्ट करते हैं, तो आपका एयरवे जो है पेशेंट का वो ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपके सामने कौन सा इमेज दिया गया है, तो ये आपके सामने इमेज जो है वो किस चीज़ का है। देखिए दोस्तों, यूरोबैग और यूरोमीटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको क्या होता है, वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसके ये बैग है, इसके बीच में जो है एक मीटर की तरफ रीडिंग लिखी हुई है, तो रीडिंग को देख के आप पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, यूरोमीटर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये इमेज किस चीज़ की है। तो देखिए इसके अंदर जो है ये बेसिकली आपके जो इंजरी होती है, जो फ्रैक्चर होता है, उसके अंदर काम आती है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, गैलोस ट्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन ट्रैक्शन क्या होता है। तो ब्रेन ट्रैक्शन में देखिए क्या होता है, ये गैलोस ट्रैक्शन और ब्रेन ट्रैक्शन एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन गैलोस ट्रैक्शन में जो आपका हिप है थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और बक्स ट्रैक्शन में थोड़ा आपके हिप ज़मीन से टचा हुआ रहता है। ये ट्रीटमेंट है फ्रैक्चर को, शाफ्ट फीमर का फ्रैक्चर होता है अप टू 2 ईयर्स वाले बच्चों के अंदर, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, ये जो है इसके अंदर 15 से 18 किलो वेट रखा जाता है। अबव नी स्किन ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है बायलेटरली और टाई किया जाता है ओवर द हेड ऑफ बीम। अब बात करते हैं ब्रेन ट्रैक्शन के बारे में। ये आपके सामने ब्रेन ट्रैक्शन की इमेज है। ये यूजफुल होता है ट्रीटमेंट के लिए जिनको फीमेल शाफ्ट का फ्रैक्चर है और इन्फेंट है और स्मॉल बच्चे हैं। इसको अंदर दोनों ही कंबाइंड आप गैलोस ट्रैक्शन और बक्स ट्रैक्शन दोनों ही इसके अंदर देते हैं। इसके अंदर मैट्रेस को थोड़ा काउंटर ट्रैक्शन से आप उठा लेते हैं और ये रेयरली यूज़ किया जाता है बच्चों में। फिर हम बात करते हैं बक्स ट्रैक्शन की। बक्स ट्रैक्शन के अंदर क्या है, टेम्पररी मैनेजमेंट जो फ्रैक्चर के है वो क्या है, जिसकी फीमोरल नेक का फ्रैक्चर हो गया तब आप बक्स ट्रैक्शन लगा सकते हैं। फीमोरल साइड शाफ्ट का फ्रैक्चर हो गया, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो गए एस्टाबुलम का, और हिप डिसलोकेशन हो गई, और करेक्ट करने के लिए माइनर फ्लेक्स डिफॉर्मिटीज़ को हिप को और नी के, और साथ में पेल्विक ट्रैक्शन का मैनेजमेंट लोअर बैक पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप क्या करते हैं, टेपिंग भी करते हैं इसके अंदर, ठीक है, और नॉट मोर देन 4.5 किलो वेट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते हैं, और नॉट यूज टू ऑब्टेन द होल्ड रिडक्शन के लिए। तो ये आपका हो गया बक्स ट्रैक्शन। अब बात करते हैं डनलॉप ट्रैक्शन के बारे में। डनलॉप ट्रैक्शन जो है ये आपके सामने इमेज दी गई है। इसको जो है आपके सुप्रा कॉन्डिलर जॉइंट जो होता है या ट्रांसकोलर फ्रैक्चर जो है चिल्ड्रन के अंदर होता है, उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं इस ट्रैक्शन का। ये जो है क्लोज ट्रैक्शन डिफ़िकल्ट टू ट्रॉमेटिक कंडीशन है और बात करते हैं यूज किया जाता है। और साथ में बात करें कि ये 4 आर्म स्किन ट्रैक्शन है, जिसके अंदर अपर आर्म पर आपके वेट लगाया जाता है और एल्बो को थोड़ा सा फ्लेक्स किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं डनलॉप ट्रैक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट हैमिल्टन और रसल ट्रैक्शन के बारे में। तो हैमिल्टन और रसल ट्रैक्शन जो है बेसिकली ये मैनेजमेंट रहता है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ द फीमर का, और आफ्टर एंथ्रोप्लास्टी ऑपरेशन ऑफ द हिप ये ट्रैक्शन लगाया जाता है। इसके अंदर आप बिलो नी स्किन ट्रैक्शन लगाते हैं और अटैच करते हैं स्पेल्डर को, और उसमें वजन कितना देते हैं, अडल्ट है तो 3 से 6 किलोग्राम और चाइल्ड है तो 0.28 से 1.8 kg आप क्या करते हैं वजन इसके अंदर देते हैं। इसको कहते हैं हैमिल्टन या फिर रसल ट्रैक्शन, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बारे में कि ये इमेज क्या है दोस्तों। तो ये आपके क्या है इमेज, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं परक्यूशन हैमर। क्या बोलते हैं, परक्यूशन हैमर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस क्या है इसका। परक्यूशन हैमर जो है बेसिकली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मूवमेंट कैसा है आपका और रिफ्लेक्सेस कैसे हैं उसका पता लगाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन जो है उसके चेक करते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन के रीजन जो है उसको चेक करते हैं। अगर एक्सक्रेटेड रेस्पॉन्स आ रहा है तो अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है, अगर डिमिनिश रेस्पॉन्स आ रहा है तो लोअर मोटर न्यूरॉन का लीजन होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं परक्यूशन हैमर की सहायता से कि किस प्रकार का लीजन मौजूद है। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज के कौन सी है, तो ये जो इमेज है वो कौन सी है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसके अंदर देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको दिखाई पड़ रहा है। ब्लड जो है जो पेशेंट को लगाया जा रहा है जो कि RBC है वो लगाया जा रहा है। RBC के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी RBC ट्रांसफ्यूजन करो तो सबसे पहले बात हमको कौन कौन सी ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले बात होती है कि 30 मिनट के अंदर ही जो है आपका ब्लड बैंक से लाने के बाद में 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना होता है। दूसरी चीज़ ब्लड मार्कर डिवाइस का आप इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ क्या है, 3 बार पेशेंट एक बार चेक कर ले। 2 पेशेंट के जो ब्लड है उसको नर्स जो है 2 नर्सेज जो हैं एक बार चेक करें अच्छे से कि जो ब्लड आया है वो पेशेंट के लिए ही आया है या फिर दूसरे पेशेंट के लिए नहीं आया है। तीसरी चीज़, आप जब भी ब्लड को चढ़ा रहे हैं तो स्टार्टिंग 15 मिनट्स पे आप थोड़ा स्लो रेट रखेंगे ताकि आपको ब्लड ओवरलोड कंडीशन या फिर और भी कोई कंडीशंस है एनाफिलेक्टिक कंडीशंस उसको देखने का मौका मिले और समझने का मौका मिले और आप ध्यान से देख सकें, चीज़ें कंप्लीट कर सकें। तो ये चीज़ें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कि इसके अंदर जो है आपकी 18 नंबर गोज जो निडल है कैनुला है उसको लगाया जाता है जिसको बोलते हैं अपन ग्रीन कलर का कैनुला। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम और इम्पॉर्टेंट इमेजेस की। तो ये आपके सामने जो इमेज दी गई है ये जो है कौन सी कंडीशन में दी जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि कंडीशन कौन सी है। तो इसको क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट कंडीशन को, इसके अंदर जो आपके लेग्स रहते हैं वो नीचे रहते हैं जिसको बोलते हैं अपन रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, जो कि बेसिकली GERD यानी कि GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ वाली कंडीशन में आप देते हैं। इसके अंदर आप लेग्स को नीचे रखते हैं और हेड को ऊपर रखते हैं ताकि जो स्टमक के कंटेंट है वो अपर इसोफेजस पे नहीं जाए। इस वजह से इस कंडीशन को लिए आप जो है रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन पेशेंट की रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट इमेज की कि भाई ये रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन है क्या। बेसिकली इसके अंदर सुपाइन विथ हेड टिल्ट पोजीशन रखते हैं आप, जिसके अंदर हेड टिल्ट ऊपर रहता है और पैर नीचे रहते हैं। और इसके अंदर स्मॉल पिलोस भी आप लगा सकते हैं नीज के अंदर लंबर कर्वेचर पर। और डू नॉट फॉर द हेड, सेफ्टी जो है नीज की होनी चाहिए। और फुटबोर्ड में भी यूज टू रिटर्न पेशेंट ऑन द टेबल। चलो ये बातें तो इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमेज के बारे में। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और बेसिकली आपको आता भी होगा। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन इन्फ्यूज़न पंप कहा जाता है, जिसके अंदर आप इम्पॉर्टेंट मात्रा में कुछ दवा भर के एक डिसेंट टाइम पे सेट करते हैं, डोज पे सेट करते हैं और धीरे धीरे जो पेशेंट को जो है ये दवाई इन्फ्यूज़ होती रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इमेज की। ये क्या है, सिरिंज पंप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अंदर ये सभी चीज़ें होती है जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये जनरल इन्फ्यूजन कंट्रोलर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ये आपके कौन सी इमेज है। तो आइडेंटिफाई करिए इमेज, ये आपके सामने दी गई है। क्या ये सेंटर लाइन है, क्या ये PICC लाइन है या फिर डायलिसिस कैथेटर है। तो दोस्तों इसको कहते हैं डायलिसिस कैथेटर। क्या कहते हैं इसको, डायलिसिस कैथेटर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आइडेंटिफाई द इमेज। अब आप इमेज बताइए। तो सबको पता है क्या है ये, ऑक्सीजन हुड। क्या है, ऑक्सीजन हुड, जो कि बेबी को इस्तेमाल किया जाता है बच्चे के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज बताइए कौन सी है। तो मैंने आपको सभी को बताया था, ये जो है क्या ये जॉ थ्रस्ट मैनेवर है, क्या ये हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर है,
क्या ये सेकस मैनेवर है या फिर ये हेमलिच मैनेवर। तो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा मैनेवर है जॉ थर्स्ट मैनेवर। कौन सा मैनेवर है? जॉ थर्स्ट मैनेवर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज आइडेंटिफाई कीजिए। तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमेज को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमेज क्या शो कर रही है? तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, आपके जो QRS कॉम्प्लेक्स है, क्या है QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। तो इस मतलब वेंट्रिकल्स में आपको दिक्कत है, तो इसको कहा जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये जो इमेज है ये क्या शो कर रही है? इसके अंदर आपको QRS कॉम्प्लेक्स सही से नहीं दिखाई दे रहा है या फिर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ये हो चुकी है। तो इसके अंदर बेसिकली आपके अंदर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल जो है अनकोऑर्डिनेटेड है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब वेंट्रिकल्स जो है आपको अनकोऑर्डिनेटेड फील हो या फिर आपको अनकोऑर्डिनेटेड देखने को मिले, तो उसका मतलब होता है कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ये कंडीशन हो जाती है कि वेंट्रिकल जो है फिब्रिलेट कर रहे हैं, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए। क्या ये आर्टेरियल फ्लटर है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है? तो यह ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन PR इंटरवल जो है इसके अंदर बहुत ही दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि इसके अंदर क्या है, आर्टेरियल एट्रियम के अंदर दिक्कत है, क्योंकि P और PQR कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, आर्टेरियल फ्लटर। आर्ट्रियम जो है आपके एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, ये फ्लटर कर रहे हैं, अनकोऑर्डिनेटेड कंट्रक्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपको सभी देखा हो एल्कोहलिक पेशेंट में, लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट में कम से कम देखने को मिलता है ये, जिसको अपन बोलते हैं अपन वेरिकोस वेन या फिर कैपुट मेडोसेक भी इसको बोल सकते हैं। बेसिकली इसको कैपुट मेडोसेक बोला जाता है। वेरिकोस वेन अलग से आपके लेग्स वाले पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो है आपके कैपुट मेडोसेक बोलते हैं, जो कि लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जो ज़्यादा एल्कोहलिक होते हैं उसके अंदर भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेरिकोसील क्या होता है। तो वेरिकोसील के बारे में आपको बता रहा था। तो वेरिकोसील जो है आपके, वेरिकोस वेन अलग है, वेरिकोसील अलग है। वेरिकोसील मतलब होता है कि आपके जो टेस्टिस है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाना, उसे वेरिकोसील कहते हैं। ठीक है, जिसका डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। इसके अंदर वेन जो है आपके डायलेटेड हो जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरिकोस वेन के बारे में, जो कि मैं आपको बता रहा था। वेरिकोस वेन जो है इसके अंदर स्पाइडर वेन भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्लड फ्लो, नॉर्मल वाल और एबनॉर्मल वेन कैसी होती है, लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाती है तो उसमें एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होने लग जाता है, जिस वजह से आपकी जो वॉल्व है वो डैमेज हो जाती है और वेरिकोस वेन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। ठीक है, चलिए आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस DVT पंप भी लगाते हैं, DVT पंप भी लगाते हैं इसको ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज है ये क्या है? तो आपको इमेज से पता लग रहा है कि इसके जो माउथ एरिया है वो कैट, मतलब जैसे कि बिल्ली होती है उसके जो नाखून होते हैं उसकी तरह देखने को मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैट्स पॉ रेट्रैक्टर। मतलब कि बिल्ली के जो पंजे होते हैं उसके आकार का रेट्रैक्टर है, जो कि टिश्यूज़ को रिट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में, पढ़ लेते हैं कि कैट्स पॉ रेट्रैक्टर जो है वुंड को रिट्रैक्ट करने का काम आता है, और ये आगे से टर्मिनेट होता है, बैंड होता है। ये जो है स्किन को रिट्रैक्ट करने में काम आता है जब भी लिप की सर्जरी हो रही हो या फिर आपके लैक्रिमल शैक और सर्जरीज के अंदर काम आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉरिस रिट्रैक्टर की। मॉरिस रिट्रैक्टर बेसिकली जो है क्लोजिंग एब्डोमिनल इंसिजन को काम आता है, डीपर लेयर में जाने में काम आता है, और ये जो है पेरिटोलियस मेजर मसल जो है उसको भी स्ट्रेचेस करने में काम आता है, विजुलेशन काम आता है, और एक्सिलरी डिसेक्शन की भी काम आता है। अब नेक्स्ट बात करें हम ये रिट्रैक्टर की, तो ये रिट्रैक्टर को नेज़ल रिट्रैक्टर बोलते हैं। नेज़ल मतलब नोज़, उसका रिट्रैक्ट करने का काम आता है नेज़ल रिट्रैक्टर।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपके सामने इमेज जो दी गई है वो किस चीज़ की है। तो ये इमेज को EVD सेट कहते हैं या ICD सेट कहते हैं या EBT सेट कहते हैं या फिर CBP सेट कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों EVD सेट। कौन सा सेट? EVD सेट। अभी आपके सामने इमेज दी गई है, ये कौन सी है? तो आपको सभी को पता है, इसको बोलते हैं इनेक्सोपैरिन। क्या बोलते हैं? इनेक्सोपैरिन। इंसुलिन इंजेक्शन इनेक्सोपैरिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी इमेज है, ये क्या है? इसको बोलते हैं इंसुलिन सिरिंज। क्या बोलते हैं? इंसुलिन सिरिंज, जिससे इंसुलिन आप देते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम इमेज की, तो ये कौन सी है? ये है ट्यूबरकुलिन सिरिंज। जब भी आप TB के टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सिरिंज के माध्यम से आप क्या करते हैं? इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं और TB का टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को TB है कि नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर काम होने वाली ट्यूबरकुलिन सिरिंज। अब नेक्स्ट बात करते हैं आज की लास्ट इमेज के बारे में। चलो, इमेजेज आज की ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कल जो है हम नेक्स्ट इमेज लेकर आएंगे आप सभी के लिए, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी क्या करते हैं? लाइक करके नहीं जाते हैं और सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, जिससे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पर डलती है वो आपसे छूट जाती है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। साथ में PR यादव किताब को पूरी सॉल्व करा दिया है हमने, 126 क्लासेस हैं, जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरी किताब डाल दी गई है। साथ में थ्योरी पार्ट की भी वीडियोस लगातार आ रही है और इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए वीडियोस जो है अब आती रहेगी। और फॉलो कर लीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।